Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our second chapter, People as Resource. कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम इसमें क्या पढ़ते आ रहे थे कि पीपल एज ए रिसोर्स हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स क्या है, वो सबसे बड़ा रिसोर्स कहलाता है। हम जितने भी रिसोर्स अब तक देखते आए हैं उन सब में इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, पीपल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कहलाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है? उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट किस चीज का? नॉलेज, कैपिटल, इन सब चीज का हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा? उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और उससे क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी ट्रेनिंग होगी तो उससे क्या होगा कि वो एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमने कल दो स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी ऑफ शकल और विलास की, जिसके अंदर हमने देखा था कि दोनों के अंदर दोनों को जो फैसिलिटीज मिली हुई थी अपनी फैमिली से अलग अलग थी। एक की फैमिली जो थी वो ये चाहती थी कि वो अच्छी से एजुकेशन गेट करे, अच्छी फैसिलिटी उसको मिले, अच्छा जॉब मिले, जिससे क्या हो वो घर का और उनके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के बारे में सोच सके, है ना। और विलास जो था उसकी फैमिली इतनी सस्टेन नहीं थी, इतनी उसको हेल्प नहीं कर पा रही थी जिससे विलास जो है वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके, अपनी एजुकेशन को गेट कर सके। छोटी सी ही उम्र में ही उसके ऊपर जॉब का प्रेशर था जिसके कारण वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाया। और उसके साथ साथ उसके ऊपर काम का प्रेशर था, क्योंकि बचपन में ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। माँ जो थी वो बीमार रहती थी, खुद भी वो हेल्थ फैसिलिटीज जो थी उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अर्थराइटिस से, मतलब कि अर्थराइटिस डिजीज जो थी वो उसका पेशेंट था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी किसके साथ? विलास के साथ। सकल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 18 से। टेक आउट पेज नंबर 18। मनीष आप अपना माइक ऑफ करो। इन द टू केस स्टडीज वी सॉ शकल वेंट टू स्कूल। इन दो स्टोरीज के अंदर हमने क्या देखा कि शकल जो था वो कहाँ जा रहा था? स्कूल जाता था। और विलास डिड नॉट गो, विलास नहीं जाता था। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। शकल जो था वो कैसा था? फिजिकली हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। एंड देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। उसे हर समय डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। विलास वॉज ए पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। विलास जो था वो किसका पेशेंट था? अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस क्या होता है? जो सांस लेने की जो तकलीफ होती है उसे अर्थराइटिस कहते हैं। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। डॉक्टर के पास उसे जाने की जरूरत थी लेकिन वो जा नहीं पाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। शकल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। शकल जिसने डिग्री हासिल की किसमें? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। एंड शकल फाउंड ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म। और उसे जॉब भी मिली किसमें? एक प्राइवेट फर्म में। ठीक है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा। एंड विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर। विलास जो कि उसकी मदर जो काम कर रही थी उसी को ही उसने कंटिन्यू कर दिया। उसकी मदर क्या कर रही थी? फिश वगैरह सेल करने का काम करती थी और उसी को ही उसने कंटिन्यू किया, अपनी मदर की हेल्प की। ही अर्नड ए मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट ए फैमिली। अपनी मदर की तरह वो भी बहुत कम पैसे ही कमा पाता था अपनी फैमिली को चलाने के लिए। ठीक है, इन द केस ऑफ शकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। शकल के केस में हम क्या देखते हैं कि कई साल उसने क्या किए? एजुकेशन को अपना टाइम जो है वो किसको दिया? एजुकेशन को दिया। दिस एनहेंस इज टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि जो टाइम उसने अपनी एजुकेशन को दिया उस एजुकेशन से क्या मिला उसको? रिजल्ट। उस फर्म से जुड़ा, अच्छी एजुकेशन थी इसीलिए अपने नॉलेज के साथ उसने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, सॉफ्टवेयर बनाया। और उससे क्या हुआ? फर्म को भी प्रॉफिट हुआ, उसका भी प्रमोशन हुआ और उसके साथ साथ उस फर्म से जितने भी लोग जुड़े हुए थे सभी लोगों को उससे फायदा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी इंक्रीज हुई ना। So this is turn pays an individual through salary and in some other form of his choice.
In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. कि शकल की लाइफ में एजुकेशन अच्छी थी, हेल्थ अच्छी थी, इसीलिए उसको वो सारी चीजें मिली. विलास के साथ में ऐसा नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, इसीलिए उसको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई. He spent his life selling fish like his mother. उसने अपना जीवन मछली बेचने में ही लगा दिया अपनी मदर की तरह. ठीक है. So he spent his life selling fish like his mother. Henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother. जैसा कि उसकी मदर जो जितना कमाती थी उतना ही उसे मिलता था. किसको? विलास को. Investment in human resource, education and medical care can give high rates of return in future. कि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है और अच्छा एजुकेशन है तो उसका आपको रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिलता है. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. की वैसा ही रिजल्ट मिलता है जैसा हम इन्वेस्टमेंट किसी लैंड के ऊपर करते हैं. लैंड के ऊपर जब हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा होगा, इन्वेस्ट प्रोडक्शन अच्छा होगा और उससे ग्रोथ अच्छी होगी और उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा बन के तैयार होगा. उसी तरीके से अगर हम अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा? हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी और उसके साथ साथ क्या होगा? उसका रिजल्ट, हम अच्छे फर्म से जुड़ेंगे. हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, आप किसी प्राइवेट जॉब में अच्छे फर्म से जुड़ जाओ और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट हो वो और भी बेटर हो. तो इस तरीके से हम जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? अच्छा होगा अगर हम मेहनत करें तो. A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of high earnings and greater contribution to the society. कि उसका रिजल्ट हमें कैसे मिलता है? हायर अर्निंग से. कि जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है उससे दुगना हमें वापस मिल रहा है और उसके साथ साथ खुद के साथ साथ हम जिस सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पर रहने वाले अदर पीपल्स को भी क्या होता है? उससे प्रॉफिट मिलता है. Educated parents are found to invest more heavily on the education to their child. This is because they are realize the importance of education for themselves. कि जो पेरेंट्स जो होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि एजुकेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए. सो दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छी एजुकेशन हर टाइम पर यही करते रहे कि नहीं पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं. बल्कि ये भी होना चाहिए कि हमारे लिए खाने का समय भी होना चाहिए एक निश्चित, खेलने का भी होना चाहिए, हर एक के लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए. तो दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. की अच्छी एजुकेशन के साथ साथ हमारी हेल्थ जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए. अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम एजुकेशन को गेट कर पाएंगे. हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी, तबीयत ठीक नहीं होगी तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा. So a virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged stage. जैसा कि हमने विलास की स्टोरी में देखा था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो एजुकेटेड नहीं थे. एजुकेटेड नहीं होने के कारण वो अच्छा पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे, जिससे उनकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और उसी चीज को, वही प्रॉब्लम जो है वो विलास को भी फेस करना पड़ा उसी के कारण. सो कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स. कि जापान जैसे देश जो होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स. दीज कंट्रीज आर डेवलप रिच. यानी कि वो नेचुरल रिसोर्स पे कम बल्कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? डेवलप्ड और रिच कंट्रीज में गिने जाते हैं. दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री. हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. कि जापान जैसे जो देश हैं वो ज्यादातर ह्यूमन बींग्स जो एज ए रिसोर्स माना गया है तो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके साथ साथ उनकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है. These people have made efficient use of other resources like land and capital. और फिर जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो वो तो बाकी फील्ड को तो वो खुद ही देख लेंगे. जो ह्यूमन बींग्स है वो खुद ही अपने आप बाकी फील्ड को अपने आप संभाल लेंगे. So efficiency and the technology involved by people have made these countries rich developed. तो जिसकी हेल्थ और एजुकेशन अच्छी है वो लोग क्या कर सकते हैं? हमारे देश को भी डेवलप करने में आगे रहते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा पीपल एज ए रिसोर्स.
अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किए जाते हैं वो मैन और वुमेन दोनों के सिमिलर है या दोनों की एक्टिविटीज जो है उनमें कुछ डिफरेंस है. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. विलास और सकल की तरह लोग जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. कुछ लोग कुछ काम करते हैं, कोई सब एक कुछ काम करते हैं. सभी लोग के पास एक ही एक्टिविटीज तो है नहीं. ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर सभी लोग डॉक्टर हैं, सभी लोग इंजीनियर हैं, सभी लोग टीचर हैं. तो ऐसा तो है नहीं. सबकी एक्टिविटीज जो है वो क्या है, अलग अलग है. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. हमने क्या देखा कि विलास जो था वो मछली बेचने का काम करता था और शकल जो कि एक फर्म में उसको जॉब मिली. द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स. जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं उनको 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, एक्टिविटीज जो होती हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट जो है वो कहलाता है प्राइमरी. सेकेंड पार्ट है वो कहलाता है सेकेंडरी. और थर्ड जो है वो कहलाता है टर्शरी. प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी. ये वो एक्टिविटीज हैं जो मैन और वुमेन दोनों मिलकर करते हैं. ठीक है, तो किसमें किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं. प्राइम 3 मेन सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं. एग्रीकल्चर, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा. ये आपका है प्राइमरी जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो है एग्रीकल्चर. ठीक है, आ रही है बार बार. यस. मैम वीडियो रुक रुक के आ रही है और आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही. वीडियो रुक रही है, यहाँ तो नहीं रुक रही है बेटा. यहाँ आप देखो पूरा एकदम क्लियर चल रहा है. मैम साफ आ रही है वीडियो तो. मैम आवाज भी सही आ रही है. नेटवर्क की प्रॉब्लम बेटा हो सकती है आप, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं खुद देख रही हूँ कंप्यूटर पे पूरा क्लियर चल रहा है ना. आप देखो एक बार थोड़ा जहाँ आप रूम में बैठे हो वहां से आप थोड़ा सा एक बाहर निकल के देखो. हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो सकता है ना. तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री जो है ये भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी है. थर्ड है आपका एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है जानवरों को पालना, है ना. जो जानवरों को पालते हैं रखते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है. एंड फिशिंग. फिशिंग तो आप जानते ही है, मछली पकड़ना. पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, मुर्गी पालन का काम जिसे कहते हैं. ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग. माइनिंग. माइनिंग का जो काम है, माइनिंग मीन्स जैसे कि कोई मिनरल्स है उसको आप कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो जो माइनिंग का जो काम है वो भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही आता है. ठीक है, फिर आता है आपका क्वेरिंग. क्वेरिंग मीन्स क्या होता है, क्वेरिंग मीन्स होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आप किसी भी सामान को उठाकर रखना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका क्वेरिंग कहलाएगा. मैन्युफैक्चर्ड इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. आपका सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें आपके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर है.
ट्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। फिर है कम्युनिकेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें सेकेंडरी सेक्टर होता है एजुकेशन। हेल्थ, हेल्थ आपका सेकेंडरी सेक्टर है। टूरिज्म, टूरिज्म जो है वो भी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। टूरिज्म मीन्स कि कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कोई आया है घूमने के लिए, उसको आप क्या करते हो, बताते हो कि इस जगह के बारे में, तो वो भी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, आपकी सेकेंडरी सेक्टर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विसेज, कोई भी आप सर्विस कर रहे हो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो भी क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सेकेंडरी सेक्टर्स। अब इसके बाद में आपका आता है द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें तो आपका आता है, एक मिनट, यहाँ से आपका टर्शरी एक्टिविटीज है, सॉरी, ट्रेड से, मैन्युफैक्चरिंग जो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, और ट्रेड से यहाँ से आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, थर्ड जो टर्शरी एक्टिविटीज है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, प्राइमरी में आपका आ गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये तो हो गए आपके प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपके आते हैं मैन्युफैक्चर करना। थर्ड एक्टिविटीज है आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज और इंश्योरेंस। ठीक है, इसको हम और एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी के पास कोई एग्रीकल्चर कर रहा है शुगर कैन का। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है हमने शुगर कैन का। ठीक है, शुगर कैन से हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या क्या चीजें बन सकती है इससे, शुगर बन सकती है, और क्या बन सकता है, जैगरी बन सकता है। जैगरी मीन्स क्या होता है, गुड़, है ना, तो जैगरी बनाया जा सकता है। तो ये जो शुगर कैन है ये किस में बनेगा, प्राइमरी एक्टिविटी में बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोसेस से बनाया जाता है, तो हम इस एक्टिविटी को काम में लेंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेस से शुगर कैन को बनाया गया। ठीक है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जहां पर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हो गया जहां इंडस्ट्रीज बनी होती है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने का काम होता है किसका, प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर लेकर आता है किसके पास, सेकेंडरी के पास। यहाँ पर इंडस्ट्रीज में इससे बनेगा प्रोडक्ट, क्या क्या बनेगा, शुगर और जैगरी। ये तो है नहीं इंडस्ट्रीज बनाने के बाद में अपने पास ही रखेगी, उसको उसको सप्लाई करेगी, कहाँ पर, मार्केट में सप्लाई करेगी। जो डीलर्स होते हैं उसका व्यापार किया जाएगा। व्यापार करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, थर्ड टर्शरी सेक्टर के अंदर। टर्शरी सेक्टर के अंदर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। क्यों, क्योंकि एजुकेशन होगी तभी आप व्यापार कर सकोगे। व्यापार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। बातचीत करोगे तभी तो आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। और उसी के साथ साथ फिर ये तो है नहीं कि आप वो जो चीनी और गुड़ जो बनाए हुए हैं वो सर के ऊपर ले रख कर और कहीं ले जाओगे। उसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए आप क्या कर सकते हो, मार्केट तक अपनी प्रोडक्ट को ले जा सकते हो। तो अब आपको आ गया समझ में किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर मार्केट तक पहुंचाने तक इन तीनों एक्टिविटीज के साथ में हम काम करते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, so the activities in this
सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि इस एक्टिविटीज से क्या होगा कि जो गुड्स हमारा बन रहा है वो सर्विस तक, यानी कि जहां हमें पहुंचाना चाहिए वहां तक हमें पहुंचाना है इसको, है ना। तो दीज एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, जिससे हम क्या कर सकेंगे, हमारे जो नेशनल इनकम है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड, और ये जो एक्टिविटीज है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम फिनिश्ड गुड तक जहाँ जो एक्टिविटीज करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि जिस चीज कोई भी काम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक पर्पज से कर रहे हैं, कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बदले हम क्या चाहेंगे कि हमें उससे दुगना प्रॉफिट हो, यही तो चाहेंगे ना, लॉस तो नहीं चाहते ना। आपने 10 रुपए लगाए उसके बदले आप क्या चाहते हो कि इसके बदले में मुझे 20 रुपए या 30 रुपए वापस मिले, तभी ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज कि आपने इसको बनाया, सपोज आपने इसके ऊपर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और इसके बदले आपको 5000 रुपीज वापस मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको 4 गुना दाम बढ़ा के दे रही है ना वो, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उसके भी 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप ऐसे समझ लो कि रिलेटेड टू मनी, जो पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका मार्केट एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। सो market activities involve remuneration to anyone who perform, that is activity performed for pay or profit, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी जिसके बदले क्या होगा, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो वो तो क्या कहलाएगी, आपकी मार्केट एक्टिविटी कहलाएगी। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसके बदले आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा, मार्केट एक्टिविटी कहलाता है। नॉन मार्केट एक्टिविटी का मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन, जिसको आप अपनी प्रॉफिट के लिए सिर्फ कर रहे हो। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट के लिए हम जिसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि नॉन कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो घर के लिए, आप किसी चीज को खरीद के लेकर आ रहे हो, कोई फैन लेकर आए हो, कोई कूलर लेकर आए हो, कोई एसी लेकर आए हो, वो कोई मार्केट एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप उसके बदले पैसे तो देकर आए हो, लेकिन उसके बदले क्या है, आप उससे खुद का प्रॉफिट चाहते हो, खुद के लिए, खुद की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। So due to historical and cultural reasons there is a division of labor between men and women in the family, कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अब हम ये जान गए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, तो अब हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर, कि मैन और वुमेन जो हैं उनका जो लेबर वर्क है वो कैसे डिवाइड किया गया है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड, ज्यादातर क्या होता है, घर के काम जो होती है वो वुमेन करती हैं, और मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर का काम करते हैं, फील्ड का काम करते हैं। सकल्स मदर शीला कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। शीला जो शकल की मदर थी वो ज्यादातर क्या करती थी, घर का काम करती थी, घर में बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम किसके होते थे, शकल की मदर के। शकल्स फादर बुट्टा कल्टीवेट द फील्ड, शकल के जो फादर होते थे, फादर थे, वो क्या काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, खेतों में काम करते थे। सेल्फ द प्रोड्यूस इन द मार्केट, उसके अलावा जो प्रोडक्शन मिलता था एग्रीकल्चर से उसको मार्केट में सेल करके आते थे और उससे फैमिली को चलाने के लिए पैसे लेकर आते थे, ठीक है। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस,
शीला को कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था। आपके घर पे जो भी काम किया जाता है, जैसे मदर आपके लिए खाना बनाती है, मदर आपके लिए कपड़े धोती है, आपकी देखभाल करती है, उसके लिए आप उनको पेमेंट थोड़ी देते हो कि लो ये मेरा खाना बनाने का आपको इतना पैसा मिला है, आपको मेरे कपड़े धोने के इतने पैसे मिलेंगे। ऐसा पेमेंट नहीं दिया जाता ना उनको। फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, बुट्टा अर्न्स मनी। बुट्टा जो था शकल के फादर, वो क्या करते थे, पैसे लेकर आते थे, विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो वो अपने परिवार को चलाने के लिए उनके ऊपर खर्च कर देते थे। वुमन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमन जो पूरे दिन अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए जो घर के सारे काम करती थी, उनके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। The household work done by women is not recognized in the national income। कि घर के जो काम होते हैं उसको नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आपने कोई इंडस्ट्रीज खोली है किसी भी चीज की, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कोई ग्रेन वगैरह हो सकता है, अनाज वगैरह हो सकता है, किसी भी चीज की आपने इंडस्ट्री ओपन की है तो वो नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगी। लेकिन घर के काम जिसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते हो किसी को, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। सो गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश। और ये भी नहीं है कि जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं वो नेशनल इनकम को बढ़ा रहा है। कहीं आप ऐसे सोचो कि जैसे कि विलास की जो स्टोरी थी उसमें हमने देखा कि उसकी मदर को बहुत कम पैसे मिलते थे, उससे नेशनल इनकम नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उससे क्या हो रहा है, उनका घर का भी काम जो है वो बहुत मुश्किल से चल रहा था। सो गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश। गीता जो विलास की मदर थी, जिसको पैसे मिलते थे किसके बदले, फिश सेल करके, मछलियों को बेचकर वो पैसे कमाती थी। Thus women are paid for their work when they enter the labor market। उनको जब मार्केट में वो पहुंच गई, इसका मतलब क्या होगा, उसे पैसे मिलेंगे उस फिश को सेल करने के बाद में। They are earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill। कि एजुकेशन और स्किल के ऊपर ही बेस होता है कि आप कितने पैसे जो है वो कमा सकते हो। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। कि एजुकेशन से ही आप क्या जान सकते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिली हुई है। किससे पता चलेगा, जब आप एजुकेटेड होगे, जब आप कुछ जानने की इच्छा रखेंगे, जब आप सोच पाएंगे कि एजुकेशन होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीजें, क्या अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। कि मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कमाना जो है वो इतना आसान नहीं होता। वो कब पॉसिबल है, जब आपके पास एजुकेशन है और उसके लिए आपके पास स्किल है। ए मेजोरिटी ऑफ वुमन हैव मेगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। वुमन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। कि मेजोरिटी ऑफ वुमन जो है वो कम है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, वुमेन्स जो होती है उनको मैन की तुलना में, मैन जो होते हैं उनके बराबर, उनके कंपैरिजन में कम पेमेंट दिया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। बहुत से वुमेन जो काम करती हैं जिनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। एंड वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोडक्शन इज मीगर। और बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां उनको खुद के प्रोडक्शन की जरूरत होती है। So, employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facility like maternity leave, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। जैसा कि हमने देखा कि विलास की जो स्टोरी थी उसमें उसकी मदर जो काम कर रही थी उसके अंदर वो सिर्फ क्या कर रही थी, कुछ पैसे ही कमा पा रही थी अपने परिवार को चलाने के लिए, जिसके अंदर ना ही उनको कोई मेडिकल सिक्योरिटी दी गई, ना ही कोई हेल्थ सिक्योरिटी दी गई थी, और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था जिससे वो अपने आप को सेफ रख सके किसमें, सोसाइटी में। So women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other services including job that need high level of scientific and technological competitions. Ask so इसमें क्या दिया गया है कि ये जो सोसाइटी है उसके अंदर एजुकेशन और स्किल ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी जॉब जो है वो इजीली गेट कर सकते हैं। अगर आप हाई लेवल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन जो है
उनके भी अलग अलग क्वालिटी है। कुछ एजुकेटेड पीपल हैं, कुछ अनएजुकेटेड पीपल हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हम देखेंगे सोसाइटी के अंदर जिनके जो बेरोजगार हैं। तो वो सब पॉपुलेशन में तो आते ही हैं, पॉपुलेशन की गिनती में तो आएंगे ही, चाहे वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भी वो पॉपुलेशन में काउंट होंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी वो पॉपुलेशन में काउंट होंगे, और अगर वो एम्प्लॉयड है तो भी वो पॉपुलेशन में काउंट होंगे। यानी कि यहाँ पर रहने वाला पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में गिना जाता है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अब वो क्वालिटीज क्या है? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। क्वालिटी जो है पॉपुलेशन की वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है? देखो, कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है? सबसे पहला तो होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मीन्स क्या होता है कि कितने लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो जितने लोग एजुकेटेड हैं वो लोग किस में आ जाएंगे? लिटरेसी रेट में। ठीक है, एजुकेटेड पर्संस जो हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके लिटरेसी रेट में। हेल्थ ऑफ ए पर्सन, कि जो हेल्दी पीपल हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। हेल्थ ऑफ पर्सन ये आपके आ जाएंगे। ये एक क्वालिटी होगी, एक क्वालिटी होगी एजुकेशन, दूसरी क्वालिटी क्या है आपकी? हेल्थ। थर्ड है इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल फॉर द कंट्री। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक ये हो गया आपका लिटरेसी रेट, और दूसरा क्या है? हेल्थ ऑफ ए पर्सन। तो ये जो हेल्थ ऑफ ए पर्सन और एजुकेशन, अगर ये दोनों चीजें अगर आपके पास प्रेजेंट है तो इससे आप क्या कर सकते हो? स्किल फॉर्मेशन कर सकते हो। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा आपका? इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? स्किल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और स्किल फॉर्मेशन होगा, स्किल जो है वो अगर डेवलप होगी तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आप काउंट किए जाओगे, और यही डिसाइड करेगा कि जो हमारा ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन जो है वो कितनी इंक्लूड हो रही है, कितनी मतलब कि पॉपुलेशन जो है उसमें क्वालिटी क्या है आपकी, वो इन्हीं चीजों से डिसाइड होती है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं किसके? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से। क्या क्या? एजुकेशन और हेल्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन। Shakal's education in the initial years of his life born from his fruit in the later years in terms of a good job and salary। कि शकल जो था, शकल की स्टोरी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लाइफ टाइम से, शुरुआत से ही उसकी हेल्थ अच्छी थी, अच्छी एजुकेशन मिली, तो उसे क्या हुआ? जॉब अच्छा मिला। तो एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए, चाहे वो देश का हो या फिर खुद के पर्टिकुलर पर्संस का ग्रोथ हो। Not only for Sakal education contribute towards the growth of society, also it enhance the national income। कि उसने सिर्फ जो सॉफ्टवेयर बनाया था उससे उसके फर्म का ही सिर्फ प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि उसके सोसाइटी में भी उसकी जो स्टेटस है वो इंक्रीज हो गया, कल्चरल रिचनेस इंक्रीज हो गई, और उसके साथ साथ नेशनल इनकम में भी उसका सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, so there is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls। कि इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? स्पेशल एम्फेसिस जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया गया है। सो देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक। किस तरीके के सेटिंग्स, मतलब कि किस तरीके से स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट की चलाई गई है, जिससे जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, शुरुआती जो एजुकेशन है वो सबको अवेलेबल हो सके। उसके लिए नवोदय विद्यालय जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं। वोकेशनल स्ट्रीम हैज बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल। इसके अलावा जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan। यानी कि हर 5 साल में, पहले बनना करता था ये जिसे हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान,
पंचवर्षीय योजना जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो इस 5 ईयर प्लान के अंदर पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि आने वाले 5 सालों में जो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी उसमें क्या क्या प्लानिंग वो करती है, ठीक है। तो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था एजुकेशन के ऊपर ₹151 करोड़ का। और वही जब 11th 5 ईयर प्लान बना था उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया ₹3766.90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान में। अब इसके आगे का जो टॉपिक है, जो 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको जो नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, कोई डाउट है किसी को? ओके स्टूडेंट्स,